सावन का मंथ चल रहा है, तो इसमें कौन सा ऐसा आहार है जो उनके खाने के लिए शुद्ध है? खाने पीने के अंदर इस जो 4 महीने के अंदर आपको कोशिश करना चाहिए हल्का खाना खाएं। रात को जैसे खिचड़ी है, दलिया है, दोपहर को भी आप लाइट चीज़ें लें, मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट है, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें। बाहर का खाना इस दौरान बिल्कुल भी अवॉइड कर दें। बॉइल्ड पानी कर लें आप, पूरा उबालें। अगर फिर भी आपको ये लगता है फिटकरी अपने घर में पड़ी हुई है, फिटकरी को डाल दें पानी में। अच्छा, ओके। उसको ठंडा हो, उसको आप मिट्टी के बर्तन में घड़े में आप डालें और उसके बाद पिए। उसके मैक्सिमम 99.9% बैक्टीरिया आपके खत्म हो चुके होते हैं। जो खुद भी ये जो आपके आरओ हैं या जो भी व्हाटएवर जो साफ करने वाले जितने भी हैं वो भी यही कहते हैं। 100% तो वो भी नहीं कहते कि भी हमारा 100% साफ हो जाएगा और हम आपको मिनरल्स दे रहे हैं। और इन 4 महीनों में आप होटल के अंदर, ढाबे के अंदर ना खाएं, अवॉइड करें। अदरवाइज वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, वो कितनी साफ सफाई कर लेंगे। तो आप हिमाचल की बात ही कर रहे हैं, लीजिए हिमाचल में कहाँ क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। हिमाचल का घी जो है मेरी नज़र में बेस्ट घी है। रीज़न क्या है उसका? एक तो गाय जो वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ रही है, जो वो घास खा रही है, वो उसमें जड़ी बूटियाँ भी शुद्ध खा रही है, और वहाँ पे हवा भी शुद्ध है। मेरी नज़र में जो हिमाचल का घी मैं ये कहूँगा बेस्ट है। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हेल्थ गुरु मनोज जैन जी, जिनके साथ हम पहले भी एक एपिसोड कर चुके हैं और उस एपिसोड को आप सभी ने बहुत पसंद किया क्योंकि वो आयुर्वेदा के एक्सपर्ट हैं। जैसे कि उन्होंने हमें पिछले एपिसोड में बताया था कि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज पॉसिबल है, बस पहले आपको आयुर्वेद पे यकीन करना है। आयुर्वेद जो है वो हमें जैसे जैसे मौसम बदलता है, जैसे जैसे सीज़न चेंज होते हैं, गर्मी आती, सर्दी आती, बरसातें आती है, तो आयुर्वेद हमें ये भी सिखाता है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर हमारा आहार शुद्ध है तभी हमारा तन शुद्ध है, अगर हमारा तन शुद्ध है तब हमारा मन शुद्ध है, और जब हमारा मन शुद्ध होता है तो शुद्ध मन में जो विचार हैं वो भी अच्छे आते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, इन्हीं सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे हेल्थ गुरु मनोज जैन जी से। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। मनोज जी, जैसे कि आप हमारे साथ पहले भी एक एपिसोड कर चुके हो जिसमें हमने आयुर्वेद के बेनिफिट्स के बारे में जाना था कि आयुर्वेदा हमें सही खान पान के बारे में बताता है। आयुर्वेद हमारे शरीर को स्वस्थ करने में कैसे हमारी सहायता करता है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। लेकिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम बदलता है, जैसे आहार संबंधी चीज़ें मार्केट में भी चेंज होती है। जैसे सर्दी में पत्तेदार सब्जियां, साग, मेथी, पालक ये आना शुरू हो जाता है, गाजर, मटर। गर्मी में आम का सीज़न शुरू हो जाता है और ड्राई सब्जियां आती हैं, है ना। तो जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, आहार भी मतलब मार्केट में वो वेजिटेबल्स हो गई और फ्रूट्स हो गए, उनकी वेरिएशंस भी आती है। तो आयुर्वेदा क्या कहता है आहार संबंधी कि ये चीज़ें ऐसे मौसम जो बदलता है उसी संबंधी खानी चाहिए या फिर जो अवेलेबल है खा लो बस? आपने बड़ा सही पॉइंट जो है इस पॉडकास्ट में आपने पकड़ा है जी। और ये सही बात है कि भी जैसे 4 ऋतुएं हैं, 4 ऋतुओं में हर तरीके के खाने हर जगह अलग अलग हैं। और इसके अंदर देश और प्रवृत्ति का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि आप किस जगह में बैठे हैं। कई जगह ड्राई एरिया है, कई जगह थोड़ा बारिशों का मौसम है, कई जगह सूखा पड़ रहा है, कई जगह क्या है, हर तरीके के मौसम अलग अलग हैं। ऐसे ही हम जिस जगह बैठे हैं तो 4 जैसे ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु हो गई, या जैसे अभी जो चल रहा है सावन, चतुर्मास इसको हम बोल देते हैं, ये जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर चतुर्मास का आप हम पूछे इतिहास के अंदर या कहीं पे भी देखेंगे 4 मास होते हैं ये। तो 4 मास का ये बारिशों के मौसम में हमें बहुत तरीके से संभल के रहना चाहिए। अगर मैं इसके अंदर किसी एक मैं धर्म के ऊपर भी बात करता हूँ तो आप जैनिज़्म में देखेंगे, जैनिज़्म में अगर आपने पढ़ा है तो आप देखेंगे कि चतुर्मास जो है वो बहुत मानते हैं। तो चतुर्मास के अंदर जैसे हरी सब्जियां जो हैं वो नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इस चतुर्मास के अंदर दूध, दही, पनीर
या बाहर की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें हल्का खाना खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को क्योंकि इस दौरान मेटाबॉलिज्म थोड़ा वीक होता है। अच्छा। तो मेटाबॉलिज्म जब वीक है तो आपको हल्का खाना खाना चाहिए, ताकि सुपाच्य खाना खाना चाहिए, पचने वाला खाना खाना, जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके। तो ऐसे बहुत से, जैसे आपने अभी बीच में बात भी बोली कि सूखी ड्राई सब्जी, तो ड्राई सब्जी जो है घर के अंदर है, जैसे आपने दालें भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, टिंडे जो होते हैं उनको ड्राई करके रख लिया जाता था। अच्छा। ठीक है ना, तो उसकी तासीर अलग हो जाती है। एक होता है आपने फ्रेश लिया, हरा है, हाँ। तो हरी के अंदर इस दौरान कीट पतंगे और बैक्टीरिया, जो क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश से बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी उनमें अंदर पकड़ जाता है। तो ये इसके अंदर हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि भी हमें इस मौसम में कुछ चीज़ों को जो है, बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में ये पहले से ही निर्धारित करा गया है कि ऋतु के अनुसार भोजन करें, क्योंकि ऋतु के अनुसार ही जो मौसम है उसी अनुसार हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो वैसा है। जैसे सर्दी में हम बोलते हैं कि गर्म चीजें खाओ ताकि बॉडी गर्म रहे, और गर्मी में तकरीबन जैसे गूंद कतीरा टाइप हो गया है ना, ठंडी चीजें, ठंडी बिल्कुल। तो मनोज जी, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है ना ही गर्मी का है और ना ही कुछ सर्दी वाला मौसम, मतलब चिपचिपा सा मौसम शुरू हो जाएगा, और नमी है, और नमी है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं। सारी चीजें जो है उनमें अगर कोई चीज, नमकीन, बिस्किट कुछ भी खुला रह गया तो उसमें नमी पकड़ लेता है, सीलन आ जाती है उनमें। तो ऐसे में आप हमारे व्यूवर्स को आज ये बताओ कि ये जो सावन का मंथ चल रहा है, तो इसमें कौन सा ऐसा आहार है जो उनके खाने के लिए शुद्ध है? कौन सी चीज़ें आयुर्वेदा बताता है कि ये चीज़ें जो हमें खानी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद ये बताता है कि इस मास में ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और उनका क्या नुकसान है? आहार के साथ साथ ना मैं एक चीज़ और आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने शरीर का भी आपने ध्यान रखना है। शरीर में ध्यान ये रखना है कि आप, जैसे बारिश हो रही है, पहली, दूसरी, तीसरी बारिशें जब हो रही हैं, तो उस दौरान पूरे आसमान पे आपने देखा होगा पोल्यूशन होता है ना। आपने पेड़ पौधे भी देखे होंगे, वो सब मिट्टी से भरे पड़े होते हैं। तो जब वो बारिश, पहली, दूसरी, तीसरी जब बारिशें होती हैं तो मौसम साफ होना स्टार्ट हो जाता है। आप AQI जो लेवल बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको बोला जाता है, वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो 3-4 बारिशों के बाद में, पहली 3-4 बारिशों में तो आपको किसी भी हालात में भीगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जितने भी आपके कीट पतंगे, बैक्टीरिया, वो सारे आपके ऊपर गिर रहे हैं। ये दादी नानी जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बोलते हैं कि पहली बारिश में नहीं भीगो, बीमार होने के चांसेस होते हैं, और आयुर्वेदा भी यही बोलता है। देखिए, आयुर्वेदा और पुराने दादी नानी क्या थे, हाँ, आपको इसको ये सारे एक ही हैं। वो दादी नानी जी वो कहाँ से चीजें लेके आई, क्योंकि उन्होंने पूरा आयुर्वेदा इतिहास पढ़ा हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है, उनके दादी जी के फोर फादर, उन्होंने भी ये सारी चीजें देखी हुई हैं, तो वो आगे ऐसे चलती हुई आ रही है। अब लैक्स हो रही हैं, अब लोग अपने आगे चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं। तो अब उसका, जैसे दिव्या चैनल का मैंने देखा है, बहुत अच्छी चीज़ें आप लेके आ रहे हैं, अपने व्यूअर्स के लिए जानकारी लेके आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आयुर्वेदा के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बचाव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको बारिश से बचना है जी। फिर भी उसके बाद में भी बाई चांस आप बारिश में भीग जाते हैं तो आपको इमीडिएटली अपने आप को ड्राई करना है। गर्म चीज़, चाय लो, आप अदरक वाली चाय ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको अंदर से गर्माइश मिले। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको उस दौरान जरूरी है। अब हम बात करते हैं, अच्छा, इसके साथ साथ आपको शरीर के जितने भी अंग हैं उनको गीला नहीं रखना है, गीला ना हो, ताकि अदरवाइज इन्फेक्शन होने का या कोई स्किन एलर्जी होने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा। ठीक है। तो आप ड्राई रखें अपने आप को, हाथों को साफ रखें, खाना खाने से पहले हर तरीके से साफ सफाई रखें, ताकि कोई भी तरीके से बैक्टीरिया आपके ओरल या मुंह से के द्वारा अंदर ना जाए और उससे आपको इन्फेक्टेड बॉडी ना हो। अब हम खान पान की बात करते हैं। खाने पीने के अंदर इस जो 4 महीने के अंदर आपको कोशिश करना चाहिए हल्का खाना खाएं। रात को जैसे खिचड़ी है, दलिया है, इसी तरीके से ही जो दोपहर को भी आप लाइट चीज़ें लें, मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट है, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें। बाहर का खाना इस दौरान बिल्कुल भी अवॉइड कर दें। तला हुआ हो, ओपन हो, बिल्कुल नहीं खाना है। सबसे ज़्यादा इस दौरान बीमारियां जो है वो अपने खाने पीने से ही होती है या पानी से होती है जी। पानी के लिए मैं आपको एक बात बता जा रहा हूँ मैम, कि आपके जो व्यूअर्स जो हैं वो अर्बन एरिया में भी हैं, मेट्रोज में भी हैं, सब जगह है।
तो उनको ख़ास तौर पर जो अर्बन एरिया, जो लोकल बी जो सिटीज़ हैं या सी सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको इनको ये समझना होगा कि जो पानी पी रहे हैं बॉइल्ड करके ही पानी पीना है। ओके। जो घर में है वो भी? घर में है वो भी अगर बॉइल्ड करके पीते हैं तो भी अच्छी बात है। और आरओ जिनके घर में, देखिए आरओ तो मैं उस पर ये मैं बड़ा क्लियर कहूँगा, उस आरओ से आपके पानी के जितने भी मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये क्लियर है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, आप एक्वागार्ड रखें, आप मन की शांति है, अदरवाइज बॉइल्ड पानी कर लें, आप पूरा उबालें। अगर फिर भी आपको ये लगता है, फिटकरी अपने घर में पड़ी हुई है, फिटकरी को डाल दें पानी में। अच्छा। उसको ठंडा हो, उसको आप मिट्टी के बर्तन में, घड़े में आप डालें और उसके बाद पिए। उसके मैक्सिमम 99.9% बैक्टीरिया आपके ख़त्म हो चुके होते हैं। जो खुद भी ये जो आपके आरओ हैं या जो भी वटेवर जो साफ़ करने वाले जितने भी हैं वो भी यही कहते हैं। 100% तो वो भी नहीं कहते कि भी हमारा 100% साफ हो जाएगा और हम आपको मिनरल्स दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। वो एडेड मिनरल्स की बात कर रहे हैं। ये पानी आपका अपने आप ही सब कुछ है इसके अंदर। तो पानी को बॉइल्ड करके ही पिए। अच्छा। आप ऐसा। दूसरा, आपको बाहर से बाई चांस सब्जी लानी पड़ जाए इस दौरान, हरी सब्जी वैसे तो अवॉइड करें, बरसात के मौसम में पत्तेदार सब्जियां अवॉइड करें। अब वो अवॉइड करनी चाहिए। उसके बावजूद भी आप टिंडे खाने का मन कर गया, खीरा का है, तो उसको भी गर्म पानी में उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें और अगर फिटकड़ी भी डाल दें और उसको गर्म पानी में पूरा अच्छे तरीके से वॉश करके फिर ड्राई करके फिर उसको आप यूज़ करें। अच्छा। ताकि जितने मतलब कम से कम मिनिमम आपको नुकसान हो। हालांकि पहली बात तो अवॉइड कर दें आप, फिर भी आपको खाने का मन कर रहा है तो ये आपको इसमें सेफ्टी रख लेनी चाहिए। क्योंकि मनोज जी, गर्मियों में ज़्यादातर सूखी सब्जियां होती हैं, भिंडी, अरबी, तो ये सारी ऑयल में बनती हैं। तो कहीं ना कहीं होता है कि चलो कहीं घिया, तोरी, टिंडे ऐसी वाली सब्जी भी बनाई जाए सो दैट कि वो हल्की भी होती है। लेकिन बरसात का मौसम है, लेकिन आप बता रहे हो कि थोड़ा वो लाइट ग्रीन है थोड़ी सी। आप देखिए एकदम हरे पत्ते वाली सब्जियां थोड़ी सी और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है। ये लाइट ग्रीन है। इसी को मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसको फिर उसके बाद में इस तरीके से आप यूज करें तो ताकि कम से कम नुकसान हो। सेकंड थिंग, इस दौरान मैम दूध जो है, क्योंकि अब देखिए दूध कहाँ से आ रहा है, ये तो हम सबको जो पता है कि गाय और भैंस से ही दूध आ रहा है। तो गाय और भैंस खा क्या रही है? गाय और भैंस वही हरा खा रही है जो उसको दिया जा रहा है। और इस बारिशों के मौसम में बैक्टीरिया उसके अंदर फुल है, तो वो खा रही है बेचारी, उसको तो पता ही नहीं है, वो खा रही है, उसके हिसाब से उसको दूध आ रहा है। तो वो दूध भी अपने आप में ऑटोमेटिकली इन्फेक्टेड है। तो इस दूध को पहली बात ना लें, ना पिए इस मौसम में। इस मौसम में पनीर भी अवॉइड करें, दही भी बाहर का सब कुछ अवॉइड करें। उसके बावजूद भी फिर वही है कि अगर आपने दूध लेना ही लेना है, बच्चे हैं घर में, आपको भी चाहिए, चाय के लिए भी चाहिए, पीना ही है, तो अगेन पूरे अच्छे तरीके से वो बॉइल्ड हो, गर्म हो, अच्छे तरीके से आपने उबाले लिए हुए हों। अच्छा। ताकि उसके जितने भी मैक्सिमम बैक्टीरिया जो हैं, क्योंकि 1 डिग्री के बाद कुछ बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं होठ के अंदर। तो उसके बाद में घर का ही आप दही यूज करें। पनीर लेना है, घर का ही पनीर बनाएं। कुछ भी, अगर छाछ भी आपने, फिर वो घर की ही रखें इन 4 महीने में खास तौर पर। और इन 4 महीनों में आप होटल के अंदर, ढाबे के अंदर ना खाएं, अवॉइड करें। अदरवाइज वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, वो कितनी साफ सफाई कर लेंगे। ठीक है, उन्होंने अगर पालक लाए हैं तो पालक को वो इस तरीके से, जिस तरीके से आप घर में साफ कर रहे हैं, थोड़ी कर पाएंगे बेचारे। धनिया ला रहे हैं तो वो तो सीधा उसको पानी को मारा और उन्होंने चटनी बना दी। तो अल्टीमेटली वो ना तो वो गर्म कर रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं। चटनी है तो वो ठंडी है, वो आप ले रहे हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है। तो पानी, दूध और ये हरी चीज़ें, ये आपको मैक्सिमम इन चीज़ों से इस दौरान दूर रहना है। बिल्कुल। फिर आपका ये बारिश का जो आपको मैंने बताया है, बारिश में बचे, फिर भी भीगते हैं तो आपको इमीडिएटली अपने आप को ड्राई करना है। चाय आप लीजिए, अदरक की चाय लीजिए, उसमें थोड़ी काली मिर्च लीजिए, ताकि आपको एक अंदर अच्छा गर्म का एहसास हो। इसी चीज़ से, ऐसी ही चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा मनोज जी, अभी हम दूध की बात जैसे कर रहे थे कि दूध को अच्छे से बॉयल करो। मैं इसी टॉपिक पे आ रही हूँ क्योंकि कई लोगों का आज भी ये मिथ है कि हमें पैकेट वाला दूध नहीं पीना है और खुला दूध लेना है। लेकिन अभी बड़ी सारे आर्टिकल, बड़ी सारी रिसर्चेज ये बोलती हैं कि जो खुला दूध है वो पैकेट वाले दूध से ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वो खुला दूध है, उसमें सफाई का इतना ध्यान नहीं रखा गया, फिर वो
एक बकेट में उसको चोआ और दूसरे में वो शिफ्ट हो गया, मतलब वो उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया उस दूध में ज़्यादा है। तो आयुर्वेद क्या कहता है, खुला दूध इज़ बेटर या फिर जो आजकल सारी कंपनीज बंद पैकेट बंद? देखिए मैम, दोनों बातें हैं। अब उसमें पहली बात मार्केटिंग है, ये जो बेचारे दूध वाले हैं उनकी मार्केटिंग है नहीं। हाँ। ठीक है, तो ये पैकेट वाले तो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे मतलब हमारे पंजाब की है, चाहे हरियाणा की है, या गुजरात की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये दूध वाले जो हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए अब जो बल्क में दूध बेच रहा है वो हो सकता है मिक्सिंग कर गया हो कहीं ना कहीं पानी की। मैं चंडीगढ़ सराउंडिंग या बहुत से ऐसे घरों को जानता हूं जो बिल्कुल भी कोई मिक्सिंग नहीं करते। हालांकि वो थोड़ा सा कॉस्टली दूध, ठीक है, अगर आपकी सेहत के लिए अगर आपने 10-20 रुपए एक्स्ट्रा भी देना पड़ जाए तो उसके लिए मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आप कम से कम दूध दही घी तो अच्छा खा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो अब उसके अंदर उन्होंने कितनी ऑप्शनें आपको दे दी हैं कि ये दूध वाला है, ये मलाई वाला है, ये फैट वाला है, ये नॉन फैट वाला है। देखिए ये सबके अंदर अपनी अपनी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही बेकार है। जो दूध वाला अपना दूध, या पुराने जमाने से दूध ये चलते आ रहे हैं, तब कौन से पैकेट वाले दूध थे आप ये बताइए, कौन से ऐसे लोग बीमार हो रहे थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है कोई बीमार हो रहे थे। तो ये सब बातें ठीक है, वो मार्केटिंग, उनकी अपनी मार्केटिंग है, वो अपना बेच रहे हैं, सेल हो रहा है, ऐसा कोई। लेकिन गांव में आप भारत की मैक्सिमम जो आबादी है, 70% से ज़्यादा आबादी गांव में रहती है, वो खुला दूध, तो वो कौन से पैकेट से दूध ले रही हैं? वो तो उनका वही दूध है, घर वाला ही दूध है, वो उसी को यूज कर रहे हैं। मतलब यू मीन टू से कि दोनों सही है दूध, चाहे पैकेट वाला। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, हाँ, बट ये कि जैसे आपने पहले बताया कि उस दूध को चाहे कोई भी हो, लेकिन अच्छे से बॉयल कर लो, सो दैट उसमें जो बुरे बैक्टीरिया वो तुरंत खत्म हो जाए गर्म होने से। अच्छा, इसके अंदर एक और पैकेट वाले के अंदर मैम, ये आप इनका सिस्टम क्या होता है, ये गाँव से ही दूध लेते हैं, इनका अपना तो कोई सेटअप है नहीं। हाँ, तो ये तो किसी भी गाँव में गए और एक वो टैंकर लगा होता है, उस टैंकर में डल जाता है, उसी में गाय का दूध होता है, उसी में भैंस का दूध होता है, उसी में सब दूध मिक्स होते हैं। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये काऊ मिल्क है, ये बफेलो मिल्क है, या किसी और का मिल्क है, ये नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे आप दूध वाले दूधिये से लोगे तो वो क्लियर बता रहा है आपको, ये मैंने काऊ का दिया है आपको, ये भैंस का है जी, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आपको। और जब आप गाय का दूध लोगे तब भी आप घर पहुंचोगे, आपको पता लग जाएगा, भैंस के दूध की भी आपको क्वालिटी पता लग जाएगी, ये गाय का है, ये भैंस का है। अच्छा मनोज जी, ये गाय और भैंस के दूध से मुझे एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है कि पहले के टाइम में, पहले क्या, आज से 5-10 साल पुरानी बात भी अगर मैं करूं, तो बच्चों को तकरीबन ये माना जाता था कि गाय का दूध हो। आज भी मतलब मैं लगा लूं कि 50% जहाँ पे गायें अवेलेबल हैं आसपास उनके सराउंडिंग एरिया में या कहीं, तो वो उनकी जो दादियाँ नानियाँ घर में होती है, तो वो यही बोलेंगी कि जो नया बच्चा आया है और उसको अगर 5-6 महीने के बाद जब हम उसको ऊपर की चीज़ें देना स्टार्ट करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि उसको गाय का दूध दो, क्योंकि गाय का दूध हल्का होता है। लेकिन आजकल डॉक्टर्स गाय का दूध मना कर रहे हैं, आजकल डॉक्टर बोलते हैं कि गाय का दूध नहीं देना है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? इसकी थोड़ी सी एक आपको स्टोरी सुनाऊं मैं। भैंस जो होती है ना, भैंस को 10 भैंसों को और उसके साथ उसका भैंस का बछड़ा रख दो, तो भैंस अपने बछड़े को पहचान नहीं पाएगी, ना वो बछड़ा अपनी माँ को पहचान पाएगा। अच्छा, ऐसे ही गाय के 10 गायों को बीच में 10 बछड़े रख दो, वो माँ अपने बछड़े को पहचान लेगी और वो बछड़ा जो है अपनी माँ को पहचान लेगा। तो इसलिए भैंस के दूध, भैंस को मंद बुद्धि कहा गया है, और गाय को आज हम माता बोलते हैं, गाय को हम पूजते हैं। गाय हमारे ऋषि मुनि जितने भी थे वो सब पूजते थे। तो ये आज का इतिहास नहीं है हम गाय का, ठीक है ना। मेडिकल इंडस्ट्री तो कब आई होगी? 200 साल पहले, 250 साल पहले मेडिकल इंडस्ट्री आई है, इससे पहले का इतिहास है। हाँ, गाय तो गाय जो है, गाय का दूध हर तरीके से बढ़िया है, गाय का घी आपका कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आज जितने भी डाइटिशियन हैं वो आपको ये कहते हैं कि 1 से 2 चम्मच आप घी ले लीजिए कीजिए, कह रहे हैं आपको। अब चलो वो 1-2 चम्मच पे आ गए जिन्होंने पहले मना कर दिया था। बिल्कुल। अब आज आप फिर रूरल एरिया में जाओ, गाँव में जाओ, ठीक है, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, तो इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूं। वहाँ पे बाजरे की रोटी अगर आप खाएंगे तो 1-2 चम्मच घी से कुछ नहीं होना। एक बाजरे की रोटी में आपको आधा कटोरी मिनिमम घी चाहिए उसको, और वो आप उसको उसके साथ खा लेते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं हो रहा, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। और गाय का जो घी है आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी दे रहा है,
ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं रहा वो बिल्कुल भी। तो ये गाय के दूध की, गाय के घी की बहुत खासियतें हैं। इस पे तो आप चाहे जितने मर्जी एपिसोड बना लें कम पड़ेंगे। गाय फिर मनोज जी वो मैं समझ गई, क्योंकि गायें वैसे भी बहुत फुर्तीली होती है। हाँ। आप अपर एरिया में चले जाओ, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे आपको भैंसें कम मिलेंगी, ठीक है, आपको गायें मिलेंगी। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं एक बार इधर कुल्लू वाली तरफ गई, तो बिजली महादेव का एक टेम्पल है यहाँ पे, हाँ जी, बहुत ही प्रसिद्ध। तो मैं अपनी फैमिली के साथ थी, तो वो कुछ दूरी पे जाके आपको ऐसे चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जहाँ पे स्टेयर्स हैं। तो हम चढ़ रहे हैं और ऊपर से बिजली महादेव वाली तरफ बहुत ऊपर ग्रीन एरिया, और वहाँ पे मतलब ग्रीनरी, और वो गायें चरने के लिए आई थिंक जो बीच बीच में गांव पड़ते हैं वो छोड़ देते हैं, और वो उन सीढ़ियों से गायें जो है वो उतर रही थी। और मैं इतनी हैरान, मैंने कहा इतनी ऊपर ये गायें कैसे चढ़ गई? तब मेरी मदर ने बोला कि मतलब पहाड़ों में मोस्टली गायें ही पाली जाती है, क्योंकि भैंस बहुत भारी होती है, तो वो चढ़ने में भी उसको दिक्कत होती है। तो पर मुझे ये नहीं समझ आता कि आज के टाइम में फिर डॉक्टर सीधा आजकल मना करते हैं कि बच्चे को गाय का दूध नहीं दो। आप थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, यही डॉक्टर वापस कहेंगे जो पहले मना कर रहे थे घी के लिए, यही बाकी सब बाद में कहेंगे कि चलो थोड़ा थोड़ा आप दूध दे दिया करें, 1-2-4 चम्मच से स्टार्ट कर देंगे आपका। देखिए ऐसा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप नोट डाउन करें, आप स्टडी करें, देखें जितनी भी प्रॉब्लम्स है हम शहरी लोगों की प्रॉब्लम है। गाँव में आप हिमाचल की बात ही कर रहे हैं, लीजिए हिमाचल में कहाँ क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। हिमाचल का घी जो है मेरी नज़र में बेस्ट घी है। रीज़न क्या है उसका? एक तो गाय जो वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ रही है, जो वो घास खा रही है, वो उसमें जड़ी बूटियाँ भी शुद्ध खा रही है, और वहाँ पे हवा भी शुद्ध है। मेरी नज़र में जो हिमाचल का घी मैं ये कहूँगा बेस्ट है। मेरे पास भी काफ़ी लोग हैं जो हिमाचल का घी मैं स्पेशल मंगवाता हूँ कि यार लेके आना। कम होता है लेकिन मैं कहता हूँ जरूर ले आना यार, जितना भी मिल रहा है वो ले आना। तो ये ऐसा नहीं है कि भी ये मना कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, किसी चीज़ को समझने में टाइम लगता है। आयुर्वेदा को आज बहुत से कंट्रीज ने कितने सालों तक समझा ही नहीं था। कोविड के दौरान सबने समझा, बिल्कुल आप खुद सब गवाह हैं, ठीक है ना। क्या यूएसए ले लें, क्या कनाडा ले लें, क्या ऑस्ट्रेलिया, सब कंट्रीज ने आयुर्वेदा को समझा कि आयुर्वेदा क्या चीज़ है। उसके बाद सबको ताकत पता लगी आयुर्वेदा की। अच्छा मनोज जी, जैसे कि ये सावन बारिशों का मौसम है, सावन में अभी 2 महीने तक बहुत बारिशें रहेंगी, तो वही घी की बात ही ले लेते हैं। तो इस मौसम में घी का सेवन करना सही है? थोड़ा कम कर लीजिए। देखिए क्योंकि ये है ना, देखिए ऐसा है कि ये जो मौसम जो है ना चिपचिपा मौसम है, इस मौसम में आप जितनी और लगता है कि लाइट चीजें ले सकते हैं। घी ऐसा नहीं है कि आप 1-2 चम्मच बहुत ज्यादा नुकसान, कुछ भी नहीं नुकसान करेगा। लेकिन कुछ लोगों का हलवा खाने का होता है, ये सब जो बारिश के अंदर जैसे होता है ना कि यार हलवा बना लो, पकौड़े बना लो, ये सब थोड़ा सा इनको अवॉइड करें। बाकी अगर आप सिंपल रोटी के साथ ले रहे हैं तो कोई ऐसा वो बात नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ इसी के बारे में अब हम बात करेंगे अपनी ह्यूमन बॉडी की। अब मौसम ऐसा, जैसे आपने बोला कि चिपचिपा मौसम है, आप जब हेड वॉश कर लेते हैं, जैसे ज़्यादातर लड़कियों की बात करूँ मैं, लंबे बाल होते हैं तो वो ड्राई नहीं होते, है ना, और बार बार शैम्पू करने से कई बार स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो हमें लगता है कि चलो वंस इन अ वाइल आप अपनी ऑयल मसाज कर लो। और ऐसे मौसम में जब हम ऑयल लगाते हैं तो वो वैसे ही मतलब एक तो ह्यूमस है चारों ओर, क्योंकि मौसम ऐसा है। तो इस मौसम में अगर हम अपने स्कैल्प को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, तो वो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको आप क्योंकि इस दौरान बाल भी जो है हल्के हो जाते हैं, हाँ, झड़ते जाता है, मौसम ऐसा है। लेडीज के नहीं, सभी के, आप किसी भी जानवर के भी ले लेंगे, चाहे डॉग्स हैं, चाहे इंसान हैं, चाहे पुरुष हैं, सबके बाल इस दौरान झड़ रहे होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज के ही बाल झड़ते हैं, सभी के बाल झड़ेंगे। उस दौरान अगर आपने ऑयलिंग करनी है तो उसको आपने रगड़ना नहीं है, ज्यादा नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे आप हल्का हल्का उसको ऐसे जैसे प्रेशर कर दीजिए, ओके, ताकि ऑयलिंग हो जाए और आपके जो स्कैल्प के अंदर चला जाए। ठीक है ना, ज्यादा आपको उसको रगड़ना नहीं है, मालिश ज्यादा तेज मालिश नहीं करनी, हल्की हल्की मालिश करें ताकि आपका है। अदरवाइज आप वैसे नारियल का तेल आप इसको बड़ा अच्छा तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी बड़ी अच्छी कंपनियों के हेयर ऑयल्स आते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ड्राई हो जाए तो मैं जैसे कुछ कंपनी के ना मॉइस्चराइजर आते हैं, बहुत अच्छे माइल्ड मॉइस्चराइजर आते हैं कि जिसको ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, तो वो भी अपने हाथों पे लेकर उसको ऐसे लगा सकता है। ओके, राइट।
ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली स्किन है वो, ठीक है ना, ड्राई हो गया तो उसको भी यूज करके उसके बाद वॉश कर ले। स्पेशली शैम्पू का जरूर ध्यान रखें, शैम्पू माइल्ड ही होना चाहिए इस मौसम के दौरान, खास करके मैं कहता हूँ किसी भी मौसम में। केमिकल आप जितने भी यहाँ पे शैम्पूज मिल रहे हैं उसमें चेक कर लीजिए कि इसमें केमिकल्स ना हो। आजकल बहुत अच्छी कंपनियां हैं जो विदाउट केमिकल्स बना रही है, माइल्ड है, उसको वो ये हो सकता है कि आपको जो सॉफ्टनेस है वो नहीं देगा, लेकिन आपके बालों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, अभी बालों की बात हो रही है तो हम स्किन की बात भी कर लेते हैं। इस मौसम में जो सावन चल रहा है, बारिशों का मौसम चल रहा है, इस मौसम में स्किन संबंधी डिजीजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जी। खास करके जो यंगस्टर हैं उनको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी दिन उन्होंने कुछ फेस पे कुछ कोई क्रीम अप्लाई कर ली या कोई ऐसा हैवी मॉइस्चराइज़र लगा लिया, या फिर ऐसे ही कई बार होता है कि आप नहीं पूरे दिन में अपने फेस की केयर कर पाए, नहीं 2 बार आपने फेस वॉश किया, 1-2 दिन में उनके फेस पे पिंपल शुरू हो जाता है या अचानक से दाने स्टार्ट हो जाते हैं ना फेस पे। तो इसके लिए भी आयुर्वेद कोई ट्रीटमेंट बता सकता है? इसमें 2 चीजें, एक तो सबसे पहले आप अपने आप को डिहाइड्रेटेड पूरा रखना है। ओके, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना हो, हाइड्रेट रखना है पूरा। पानी आपने लिक्विड डाइट्स जो है पूरी रखनी है। दूसरा, जो नीम के पत्ते आते हैं, नीम के पत्ते का आप 2 तरीके से कर सकते हैं इस्तेमाल। एक तो उसको आप बॉइल्ड कर लें, बॉइल्ड करके उससे नहा भी सकते हैं। अच्छा। दूसरा, उसका पेस्ट बना के आप अपने जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं, पहले तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जहाँ पिंपल्स हैं वहाँ पे उसको लगाएं। ये रोज कर सकते हैं? हाँ, ये रोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। नीम का कोई नुकसान नहीं, नीम के पत्ते खाए भी जाते हैं। आजकल तो नीम की मतलब कैप्सूल्स भी आ गए हैं। अच्छा, ऑयल, नीम के ऑयल? हाँ, वो नीम के ऑयल के कैप्सूल है, वो सीधा ले लो आप। जो खाना सीधा नहीं खा सकता वो उसके साथ, क्योंकि नीम के पत्ते खाने में बहुत कड़वे, वो कड़वाहट होती है, इसलिए आजकल वो कैप्सूल्स फॉर्म में भी आ गए हैं, लोगों ने, कई कंपनियों ने निकाल दिए हैं। अच्छा, एक और चीज़, इस बदलते मौसम में क्योंकि धरती बहुत गीली है, क्योंकि बारिशें शुरू हो गई हैं हर जगह, और जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जैसे फ्रॉग्स लगा लो, मेंढक हो गए, और वो अर्थवॉर्म्स जो होते हैं छोटे छोटे, जब थोड़ी सी बारिश होती है तो बहुत सारे केंचुए से वो निकल आते हैं। कॉकरोचेस आजकल इतने ज़्यादा हो गए हैं, और बारिश पड़ने के बाद वो जो लाइट्स पे इतनी सारी कीट पतंगे बहुत आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी स्किन के ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा बैठा, जो ऐसे वालों की बात, और कई बच्चे इतने सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, रैशेज हो जाते हैं बच्चों को, और पेरेंट्स बच्चों को लेके हमेशा ही वरीड होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को लेके तो हर किसी को रहता है। तो ऐसे में तुरंत कि उस पर कोई रैश ना बने, निशान ना बने, तो आयुर्वेद में कोई नारियल का तेल जो है इसमें सबसे बेस्ट है। तुरंत लगा दें आप, नारियल का तेल लगा दें। आप नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कोई घाव हो गया है तो आप सरसों का तेल और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको गर्म कर लें, और उसको कॉटन के साथ वहाँ जहाँ इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आप लगाएं। अच्छा, तो इससे आपको आराम मिलेगा, कोई आपको और चीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, राइट। अच्छा मनोज जी, अभी मेरे दिमाग में जब हम घाव की आपने बात की, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मेरे दिमाग में आ रही है, और वो ये है डायबिटीज़ वालों के लिए। ये तो क्लियर है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अगर उनको कोई चीज़ लग गई, अगर कोई जख्म हो गया, किसी चीज़ से कोई चीज़ कट गई, तो ब्लीडिंग होती है और वो जल्दी बंद नहीं है ना, और जख्म भरता नहीं है। इस मौसम में खास करके जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अगर उनको कोई चोट लग जाती है, और क्योंकि अगर हम कोई गीली दवाई भी लगाते हैं तो वो मेरे को लगता है स्किन को और मॉइस्चराइज दे रही है, तो वो ड्राई होने में टाइम लगता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है इसमें? सबसे पहले तो उनको, जितने भी डायबिटीज़ वाले तो बेचारे हैं ही हैं जिनको प्रॉब्लम है, अदर लोगों को भी मैं यही एडवाइस करता हूँ कि भी गीले के अंदर आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान उनको तो, डायबिटीज़ वालों को तो प्रॉब्लम है ही, नॉर्मल केस के अंदर भी जल्दी से घाव नहीं भरते हैं, क्योंकि बहुत कीटाणु हो जाते हैं। डायबिटिक वालों को हमेशा इन चीज़ों से बच के चलना चाहिए, क्योंकि ये जो घाव जो है ना, कई बार मतलब इतना बढ़ जाता है कि वो मतलब वो काटनी पड़ जाती है वो। तो ऐसे लोगों को तो बहुत खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, हर तरीके से उसको ड्राई रखें।
अगर कोई इमीडिएटली वैसे तो डॉक्टर से एडवाइस भी लें, अगर कट लग गया है, ज़्यादा कट लग गया है, इमीडिएटली डॉक्टर से एडवाइस लें। अच्छा। चाहे वो जिस मर्जी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा है, क्योंकि घाव को पेंडिंग नहीं रखना है, कहीं पे उसको रखना ही नहीं है, खुला छोड़ना ही नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि मौसम ऐसा है, वो पहले ही नहीं भरता है। और जो खास करके डायबिटीज के शिकार लोग हैं, उनको इस मौसम में ज्यादा ध्यान देने की अगर उनको थोड़ा सा टाइम है जाने में डॉक्टर में, तब तक वो जो ये है कि जो सरसों के तेल वाला, हल्दी वाला है, ये एंटीबायोटिक है एक तरीके से। अच्छा। है ना, ये एंटीबायोटिक है, उसको एकदम एक बार लगा दें। और वो ऑयल है, वो मतलब हल्दी के साथ वो सूख जाएगा जल्दी से, ठीक है ना। कम से कम ये है कि उसके ऊपर और ज्यादा इन्फेक्शन नहीं आएगी। ये एक थोड़ा सा उसमें बचाव हो सकता है। अच्छा, अब बदलते मौसम की बात कर रहे हैं और हमारे मन में बड़े सारे सवाल अभी भी आ रहे हैं। मेरे को लालच हो रहा है कि आप आए तो आपसे बड़े सारे टिप्स हम ले लें। एक और चीज़, जैसे कि हम गाड़ी से निकले, कमरे से निकले, बाहर बारिश हो रही है, बच्चे नहीं मानते हैं, है ना। आप निकले बाहर और बारिश एकदम से सिर पे पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि कईयों की इम्यूनिटी बड़ी लो होती है और बारिश पड़ते ही बच्चों को छींके लग जाती है, या सडन 2-3 घंटे में बच्चे को थोड़ा फीवर हो जाएगा ऐसे मौसम में, तो उन लोगों के लिए कोई ट्रीटमेंट? अब मैं ये कुछ चीज़ें आपको कंबाइंड बता रहा हूँ। एक तो रूटीन में आप भी अब इस मौसम के अंदर जितने भी अपन यहाँ बैठे हैं और भी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, मोटी इलायची, अच्छा, उसको आपने गर्म पानी में रात को उबाल के थोड़ा सा जैसे ही लूप वार्म वाटर हो जाए कि भी अपन गार्गल्स कर सकते हैं, उसको रूटीन में आप गार्गल्स करें। ओके, ठीक है ना, ताकि यहाँ जो आपका इन्फेक्शन है वो बिल्कुल भी ना जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो हवा से गया है, चाहे आपके खाने से चला गया, चाहे हाथ से चला गया, चाहे आपने हाथ साफ नहीं, किसी भी वजह से। तो ये गार्गल्स आप जरूर करते रहें, हफ्ते में 2-3 बार कर लें। और जिसको हो चुका है, कफ हो गया या इन्फेक्टेड हो चुका है, वो डेली भी कर सकता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना। फिर आप हल्दी का जो है गोल्डन टी जिसको बोलते हैं, रात को अपना दूध में लेना चाहते हैं तो दूध में ले लें। कोई व्यक्ति कहता है मैं खाली उसमें पानी में नहीं ले सकता, दूध में लूंगा, तो वो दूध में बॉइल्ड करके ले लें। ठीक है, बच्चों को पिलाएं क्योंकि वो पानी के साथ नहीं पी पाएंगे। अदरवाइज पानी के अंदर आप कच्ची हल्दी, ठीक है ना, ड्राई मिंटू से वो जो कच्ची हल्दी की मंडी में, वो जो मिल जाती है, हाँ जी, वो कच्ची हल्दी आप रूटीन में ले, इस मौसम में रूटीन में ही ले। अच्छा, अब ये सारी बातें जो आज हमने की हैं, अब इसके अंदर हम ये जो इस मौसम में ये सारी चीज़ें हम लोग अपनाते हैं, और थोड़ा सा इसके अंदर व्यायाम भी मतलब में ऐड कर लेना चाहिए। मॉर्निंग के अंदर अगर आप व्यायाम भी करते हैं और मन को शांत रखते हैं, माइंड को शांत रखें, ज़्यादा आपने कोई गर्म चीज़ें नहीं खानी हैं, ज़्यादा आपने भाग दौड़ वाले काम भी यहाँ पे इस दिन अवॉइड कर देने चाहिए। तो ये आयुर्वेद क्या, आप कोई भी शास्त्र आप उठा लेंगे वो यही कहेगा कि आपको हर तरीके से आपको आराम मिलेगा, आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा। तो यही मैं तो सबको यही कहता हूँ कि खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे व्यूवर्स को दी। आज के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हमने मनोज जी से जाना कि आयुर्वेद किस तरह हमें इस बारिश के मौसम में, बदलते मौसम में हमारी रक्षा कर सकता है। उनके दिए गए जो आज टिप्स हैं, अगर आप अपनाते हो तो इस बीमारियों से इस बारिश के मौसम में आप बचे रहोगे। और आयुर्वेद कोई ऐसा मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप ख़रीदने के लिए इधर उधर भाग सकते हो। जो उन्होंने आज टिप्स बताई हैं हमें, जो रेमेडीज़ बताई हैं स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इलायची हो गई, बड़ी इलायची जैसे, काली मिर्च हो गई, अदरक हो गया और हल्दी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी किचन में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। बस ज़रूरत है इन चीज़ों को यूज़ करने की जानकारी की, कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, और जिसके विषय में आज हमने मनोज जी से जाना। तो आगे भी हम मनोज जी से इसी प्रकार कुछ और चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे आप हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं, ताकि उनके उत्तर हम अपने इसी पॉडकास्ट के थ्रू आप तक पहुंचा सकें। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।